नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ वाले टॉपिक को आप जीएस का जो सेकेंड पेपर है उसमें रख सकते हैं। अब बात करें कि यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो अगर आप न्यूज़ से जुड़े हैं, करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग बढ़ रही है। और इसमें सबसे आगे कौन है? भारत है। भारत के साथ कुछ और मित्र देश हैं जो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए। और उसमें भी सुधार का जो मेन मुद्दा है वो है सुरक्षा परिषद। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं कि सुरक्षा परिषद का गठन कैसे होता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे आप जानते ही हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर तुलना की जाए तो पूरी दुनिया की संसद कह सकते हैं, जिसमें हर देश के मेंबर हैं, लगभग पूरी दुनिया के देश के मेंबर हैं, और उनसे मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। और ये गठन इसका हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो इसलिए गठन किया गया कि फिर से कोई वर्ल्ड वार ना हो जाए। वैश्विक मुद्दे जो हैं उनको इस मंच पर उठाया जाए, उनको हल किया जाए, शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। और उसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के तहत बॉडीज़ बनी हैं कई सारी, और उसके हिस्से कई हैं, जिसमें महासभा प्रमुख है और सुरक्षा परिषद है। महासभा एक ऐसा मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जिसमें हर देश का एक मेंबर होता है, और सुरक्षा परिषद एक ऐसी बॉडी है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, और 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी हैं, वो हमेशा रहेंगे। सदस्य का मतलब देश, उन देशों का एक मेंबर समय समय पर उसमें जाता रहेगा, लेकिन वो अस्थायी रहेंगे। तो अस्थायी 5 हैं, बाकी जो 10 बच गए उनको जो है मतलब रोटेशन के हिसाब से उनका चुनाव होता है। तो ये बेसिक बातें हैं, प्रश्न यहाँ से नहीं बनता। मुख्य परीक्षा में इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन कैसा है बताइए। जो मेन मुद्दा है वो है कि सुधार क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है। तो एक तो मुद्दा यही है, एक टॉपिक ये हो गया कि सुरक्षा परिषद में सुधार करना ज़रूरी है, और इस पर हम आगे डिटेल में इसी पर बात करेंगे। दूसरी जो बात है वो है महासभा जो है, मैंने बताया ना कि महासभा में लगभग हर देश का व्यक्ति एक मेंबर रहेगा। वहाँ भी सुधार करना है, क्योंकि महासभा जो बात कहती है, कोई प्रस्ताव महासभा में पारित होता है तो वो बाध्यकारी नहीं है। मतलब कोई देश माने या ना माने, मान लेते हैं कि चाइना के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो गया तो चाइना उसे मना भी कर सकता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, गैर बाध्यकारी है। और बाकी जो निकाय हैं, जो बॉडीज़ हैं, बहुत सारी बॉडीज़ हैं इसमें, उनकी जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक नहीं है, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। पारदर्शिता की जो कमी है, अभी WHO जो है यूएनओ का ही हिस्सा है, देखिए पारदर्शिता की कितनी कमी है। कोरोना महामारी के दौरान कई समस्याएं आई, जवाबदेही का भी अभाव है, बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पे। तो अगर मोटे तौर पर इंट्रोडक्शन में लिखना हो तो ये बातें आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, जो फैसले लेती है बाध्यकारी होते हैं, देशों को मानना पड़ता है, उसमें क्या सुधार करना है और भारत का क्या स्टैंड है। यही हमारा टॉपिक है, और प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनने की 99% संभावना है। तो इसे हम तैयार करते हैं। हेडिंग आपने देख लिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भारत। सुरक्षा परिषद के बारे में आपको मैंने बता दिया कि 15 सदस्य होते हैं, और 15 में से 5 अस्थायी हैं, बाकी जो है अस्थायी हैं। ये 5 वही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जीते थे, अमेरिका है, चाइना है, रूस है, इंग्लैंड है, आपका फ्रांस है, यही सब है। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुधार की ज़रूरत क्यों है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की ज़रूरत क्यों है। देखिए, जब इसका गठन हुआ था 1945 में, उस समय की राजनीति अलग थी। उस समय उथल पुथल अलग तरह से हो रही थी, बहुत सारे देश अभी आज़ाद नहीं हुए थे, अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। तो उन व्यवस्थाओं को देखते हुए, उस समय की राजनीतिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसका गठन हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो राजनीति, वो अर्थव्यवस्था, वो दशाएं सारी बदल चुकी हैं, लेकिन ये जो संगठन है वैसे ही उसी डरे पे चल रहा है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहली बात है कि जिन परिस्थितियों में उस समय इसका गठन किया गया वो तो परिस्थितियाँ अभी रही नहीं, बदलाव आया है। तो इस नए बदलाव के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी बदलाव होना चाहिए। इसके बाद आप देखें, यूरोप का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है उसमें, जो कि पूरी दुनिया के केवल 5% लोगों की जनसंख्या वहाँ रहती है यूरोप में, लेकिन वहाँ सुरक्षा परिषद में ज़्यादा लोग वहाँ के हैं।
ये एक पॉइंट है जिसे आप लिख सकते हैं। आगे अगली बात यह है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से कोई होता ही नहीं सुरक्षा परिषद में। एक समस्या की बात है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से यहाँ से कोई नहीं जाता। क्यों नहीं है भाई? अस्थायी सदस्यता की बात कर रहा हूँ। अस्थायी सदस्य के तौर पर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से कोई नहीं है, होना चाहिए ना। इसके बाद देखिए वीटो पावर मिला हुआ है। आपको महसूस होगा मेंस के लेक्चर सीरीज़ में, आपको महसूस होगा कि या तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ या तो मैं समझा नहीं रहा हूँ, मतलब समझाने पे कम समय दे रहा हूँ। इसका कारण यह है कि फालतू की बातों को अगर हम ज़्यादा महत्व देने लगेंगे इधर उधर समझाने पे, तो समय आपका ख़राब हो जाएगा, टू द पॉइंट फोकस नहीं बन पाएगा। जितना समझने की बात है उतना हम समझ रहे हैं, बाकी आप पढ़ते पढ़ते इस लेवल तक आ जाएंगे। यह सीरीज़ इस स्तर की है कि लगभग अगर बेसिक समझ नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया पहले से तो यह आपके लिए रामबाण है, रिवाइज करने के लिए भी, नोट्स के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद में जो 5 है ना, 5, उनके पास वीटो पावर है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अमेरिका है, रसिया है, इंग्लैंड है, ये सब मिल के भारत के किसी प्रस्ताव पे कहते हैं कि हाँ ठीक है, फला आदमी को, ये पाकिस्तान का आदमी आतंकवादी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवादी घोषित किया जाए। चाइना कह देता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो ये चारों एक तरफ, चाइना की बात एक तरफ, बात खत्म हो जाती है, वो फैसला लागू नहीं हो पाएगा। यानी कि वीटो का मतलब एक व्यक्ति भी अगर मना कर दे तो बात नहीं हो पाएगी, वो मतलब फैसला फाइनल नहीं हो पाएगा। इसके चलते ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर कोई फैसला ही नहीं हो पाता, ऐसे मुद्दे हैं। अब इसी में मान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में सुधार करना है, 4 देश कह दें कि हाँ सुधार होना चाहिए और एक कह दे कि नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा? ये वीटो पावर की वजह से कई समस्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए ज़्यादातर जो देश हैं, अमेरिका है वो अपने फ़ायदे में लगा है, चीन है अपने फ़ायदे में लगा है, रसिया अपना ध्यान रखता है, तो सारे देश जो है अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और ये है भी, सब अपना हित देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसके चलते जो संयुक्त राष्ट्र का असली मकसद था कि पूरी दुनिया को शांति व्यवस्था बनाए रखना दुनिया में और अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, विकास की राह में आगे बढ़ना है, ये सब तो हो ही नहीं रहा, सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। और जब सुधार की बात आती है तो कुछ देशों को कहा जाता है कि इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पे। अभी देखिए भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है हाल ही में। अस्थायी मतलब वो कुछ समय के लिए रहेंगे फिर हट जाएंगे, लेकिन अस्थायी तौर पर भारत की सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए भारत क्यों हकदार है, भारत क्यों योग्य है, इस पर प्रश्न बन सकता है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि भारत को ही क्यों अस्थायी सदस्य के तौर पर, दुनिया में और भी तो देश हैं, भारत को क्यों लिया जाना चाहिए? इसके पीछे तर्क देख लीजिए। देखिए पहली बात कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बेसिकली पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था, पूरी दुनिया के विकास, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बनाया गया था। और दुनिया में कौन रहता है? लोग रहते हैं। और लोगों में आप देखें ध्यान से तो सबसे ज़्यादा विश्व की दूसरी आबादी वाला देश जो है, सबसे अधिक आबादी वाला भारत है। तो भारत विश्व की दूसरी सबसे अधिक आबादी का नेतृत्व कर रहा है और बड़े बड़े फैसलों में भारत की भूमिका बहुत छोटी सी है। ये तो गलत बात है ना। तो एक पॉइंट ये है कि विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, इसलिए अस्थायी परिषद में सदस्य होना चाहिए। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संयुक्त राष्ट्र का जो गठन है उसकी नींव है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसे गठित करने का जो है एक आदर्श रखा गया था। हालांकि अभी भी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सदस्यों की भागीदारी है, सब कुछ है, दिखाने की कोशिश होती है कि लोकतांत्रिक तरीका है। जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस वजह से भी भारत हकदार है। और इस समय भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, इस नज़रिए से भी भारत हकदार है। और संयुक्त राष्ट्र जो है दुनिया में अलग अलग जगहों पर शांति योजनाएं चलाता है। कहीं पर अशांति है वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सेनाएं जाती हैं, और वो सेनाएं कोई संयुक्त राष्ट्र की अलग से नहीं है, जो मेंबर्स हैं वहीं अपनी सेनाएं संयुक्त राष्ट्र की योजनाओं के नाम पर भेजते हैं उस जगह पे। जैसे सूडान में हमने भेजे, कई जगहों पे भेजे। तो उन 16 शांति योजनाओं में भारत 9 में भागीदार रहा है।
यानी कि भारत जो है दुनिया में शांति का पक्षकार है। और वैसे भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, भारत सरकार की ऐसी दृष्टिकोण है, मंशा है, जिससे दुनिया में शांति लाई जाए। तो इस नज़रिए से भी देखा जाए तो भारत हकदार है कि उसे अस्थायी सदस्य बनाया जाए। इसके अलावा राजनीतिक रूप से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है चाइना के बाद, और अधिकतर जो विकासशील देश हैं उनका नेतृत्व भारत करता है। इस हिसाब से भी भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए सुरक्षा परिषद में। आगे देखते हैं। जब हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है सुधार कर लेते हैं, हमने ये भी देख लिया कि किस जगह पे क्यों सुधार करने की ज़रूरत है, हमने ये भी देख लिया कि भारत क्यों इस लायक है कि उसे शामिल किया जाए, लेकिन ये रास्ता इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि जो P5 देश हैं, P5 मतलब वो 5 स्थायी देश, कौन कौन? अमेरिका, वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं है, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, चाइना है, रसिया, ये सब हैं। इनकी राय अलग अलग है। अमेरिका जो है वो बहुपक्षवाद के खिलाफ दिखता है कभी कभी। चीन, जो रूस है, वो चाहता ही नहीं कि सुधार हो। चीन जो है वो भारत और जापान को चाहता है कि सदस्य नहीं बनने दिया जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन भारत और जापान सदस्य नहीं बनने चाहिए। सबकी राय अलग अलग है, कैसे सुधार होगा? और एक और चीज़ है, जो P5 हैं, अस्थायी सदस्य हैं, वो कोई ये नहीं चाहता कि हम वीटो पावर छोड़ दें। तो वीटो पावर छोड़ेंगे नहीं तो सुधार होगा कैसे? कोई फैसला हुआ, निर्णय लेना है, किसी ने वीटो पावर का यूज़ किया, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हो गया फैसला। और एक आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा, काफ़ी क्लब। काफ़ी क्लब में पाकिस्तान है और कुछ देश हैं, ये जो है ना, ये भी नहीं चाहते। एक संगठन है G4, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये स्पेशली इस मकसद से काम करते हैं कि सुधार होना चाहिए, हमें अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये काफ़ी क्लब वाले क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। तो इस इनके एजेंडे का विरोध करते हैं, इस वजह से भी बाधाएं हैं, इस वजह से भी सुधार नहीं हो पा रहा है। अब हम कहें कि अब छोड़ दें, फिर क्या करें? छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है और दुनिया की ज़रूरतों को देखते हुए, नई आवश्यकताओं को देखते हुए सुधार तो करना पड़ेगा। फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, यहीं से आप काम चाहें तो बना सकते हैं। जो बाकी बहुपक्षीय मंच हैं वहाँ पे इन मुद्दों को उठाया जाए, समझ रहे हैं? जैसे कि छोटे छोटे, जैसे ब्रिक्स है, क्वाड है, और भी G7 है, G20 है, इन जगहों पे तो देश वही है, दुनिया तो वही है ना, अलग अलग संगठन बने हैं, कोई न कोई कहीं न कहीं अपना संगठन बना के काम कर रहा है। तो बहुपक्षीय मंच जितने हैं वहाँ पर भी इस सुधार के लिए मुद्दे उठाए जाने चाहिए, दुनिया में चर्चा होनी चाहिए इस पर। और एक और बात, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं और जो बहुपक्षवाद है, उसके बीच संतुलन होना चाहिए। बहुपक्षवाद का मतलब सिंपल होता है कि एक ही मुद्दे पर ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक देश की बात चले। बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे देश हैं, सबकी राय सुनी जानी चाहिए, सबके बारे में विचार किया जाना चाहिए। यानी कि किसी एक मकसद को पाने के लिए दो या दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा देश एक साथ आते हैं, तो उसको बहुपक्षवाद कहते हैं। अब अमेरिका है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हित के लिए काम करे और पूरी दुनिया को किनारे कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके बीच में संतुलन होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तब सुधार की संभावनाएं खुलेंगी और उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो पाएगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, हमने बहुत संक्षिप्त में डिस्कस किया है ताकि आप इसे बार बार रिवाइज कर सकें। ये वो बातें हैं जिनको आप सिर्फ इतना ही याद कर लें तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए आप आंसर दे सकते हैं। इसमें बस इतना ही, आगे दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। नमस्कार।